रात में यूपीएससी, जीपीएससी और विभिन्न स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, संडे को जो जीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ तो उसके बाद विभिन्न शिक्षकों के द्वारा अलग अलग प्रकार से पेपर का सॉल्यूशन और ये सब रखा गया। आज मैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ वो बिल्कुल अलग है। मेरा जो शीर्षक है वो ये कि जीपीएससी तारीख 20/4/2025 ની प्रारंभिक परीक्षा में भूगोलना બધા જ प्रश्नों एनसीईआरटी અને सविंदर सिंह थी। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि भूगोल अगर पढ़ना है तो 3 किताब ही पढ़ना, एक एनसीईआरटी, भौतिक भूगोल के लिए सविंदर सिंह और भारत के भूगोल के लिए जब भी पढ़ना हो तो खुल्लर की किताब। जो तमे विश्वास लर्निंग माथी आ कोर्स करी लीधु हतु ये कोर्स एनसीईआरटी 6 से 10, क्योंकि मैं ओरिजिनल बुक पढ़ाता हूँ। मैं वो अपने से पीपीटी बना के इम्पोर्टेंट लाइन नहीं पढ़ाता हूँ। आज मैं वही दिखाऊंगा कि देखिए कितने क्वेश्चन आए हैं। या हमारा आईएएस प्रारंभिक परीक्षा का कोर्स जो है ये सामान्य अध्ययन का अगर आप कर लेते तो आज आप कम से कम 45 से 50 प्रश्न एक्स्ट्रा बनाने की स्थिति में होते। भूगोल से कुल 31 प्रश्न पूछे गए हैं और मैं आज आपको 29 क्वेश्चन लाइन पढ़ के बताऊंगा, मैनिपुलेट नहीं करूंगा कि देखिए हिंदी में ये लिखा है, देखिए तो इसका गुजराती ये होता है। एनसीईआरटी और सविंदर सिंह से है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 31 में से 29 क्वेश्चन का आज आपको हम बता रहे हैं कि सविंदर सिंह और एनसीईआरटी से है, और उसमें भी 26 के आसपास प्रश्न केवल एनसीईआरटी से है। मेरे जो एनसीईआरटी के पढ़ाने का स्टाइल है वो ये है कि मैं इधर हिंदी में पेज और इधर इंग्लिश में पेज होता है और एक एक लाइन पढ़ करके मैं बच्चों को समझाता हूँ। तो हमारे उस कोर्स से सारे के सारे प्रश्न हैं और मैं इसलिए आपको एनसीईआरटी का लाइन दिखाऊंगा जिससे कि आपको पता चल जाए कि नहीं कोर्स में से आया है। विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। इसमें आपको इतिहास, भूगोल, संविधान, सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था, कला संस्कृति और समाजशास्त्र के एनसीईआरटी के सभी बुक मिलेंगे। इतिहास, भूगोल और संविधान ये 3 मिलेगा 6 से 12, सामान्य विज्ञान 6 से 10, अर्थव्यवस्था 9 से 12, कला संस्कृति 11-12 और समाजशास्त्र 11-12। लगभग 850 वीडियो है, 950 घंटे का क्लास है और मात्र 3999 में 1 साल देखने की पूरी छूट है। आज आप पहले देख लीजिए कि किस तरह से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से प्रश्न आया है, और उसके बाद अभी एसटीआई आने वाला है और अगले साल जीपीएससी आने वाला है। 4000 रुपया में मतलब 3999 में अपने कैरियर को सिक्योर कर लीजिए। तो विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप ये कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन 76वां है। नीचे आपेल जलधोधमाथी उच्च प्रदेशना जलधोध ने ओळखो। ए हुंडरू जलधोध, बी जोगना धोध, सी शिव समुद्रम जलधोध, डी धुआंधार नो धोध। मैं यहाँ ABCD नहीं करने जा रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको लाइन दिखा रहा हूँ कि देखिए उच्च प्रदेश ना जलधोध यानी पठार का प्रपात हिंदी हुआ। देखिए लाइन क्या लिखा है। रांची पठार की स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू ग्राम के पास हुंडरू घाघ प्रपात। अब इससे बड़ा कुछ चाहिए प्रूफ। रांची पठार पर ये जलधोध है और यहाँ भी पूछ रहा है कि पठार का जलधोध कौन है। ये लाइन इतनी लंबी है, मैंने लाइन लगाया है। ये भौतिक भूगोल सविंदर सिंह इसके लेखक हैं, पेज नंबर 206 में ये लाइन लिखा हुआ है। अब आइए दोस्तों,
नीचे ना विधानो ध्यान लो। વાતાવરણમાં ઉપસ્થિત નાઇટ્રોજન વાયુ તમામ પ્રકારના સજીવોની વૃદ્ધિમાં મદદરૂપ બને છે। બીજા, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ વૃક્ષ છોડની વૃદ્ધિમાં મદદરૂપ બને છે। ऊपर पैकी कया विधानों साचू साचा छे। देखिए जरा किस तरह से ये एकदम लाइन बाय लाइन मिला है, ध्यान दीजिएगा। वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन वायु तमाम प्रकारना सजीवों वृद्धि में मददरूप बने छे। देखिए क्या लिखा है, नाइट्रोजन जीव मंडल में सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है क्योंकि यह एमिनो एसिड का आवश्यक अंश होता है। इसी से प्रोटीन का निर्माण होता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 7 रूपों में पाया जाता है। तो क्या देख रहे हैं, ये लाइन मिल गया कि सभी जीवधारियों के लिए ये आवश्यक है, और यहाँ भी कह रहे हैं कि ये नाइट्रोजन तमाम प्रकार के सजीवों के वृद्धि में मदद रूप थाय छे। ये लाइन भौतिक भूगोल सविंदर सिंह के पेज नंबर 343 में है। 77 नंबर क्वेश्चन है ये, आंसर सी हो रहा है। और इसके 344 नंबर पेज में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखिए क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है, जिसके अंतर्गत स्वपोषित एवं प्रकाशपोषी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड को सम्मिलित करके जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए ये कैसा है। पृथ्वीना वातावरण ने 5 विविध स्तरों में वહેંચવામાં આવ્યા છે। નીચેનામાંથી કયો સ્તરોમાં ઊંચાઈની સાથે તાપમાનમાં પણ વૃદ્ધિ થાય છે? क्षोभावरण, समतापावरण, मध्यावरण, आयनावरण। ठीक है, आंसर है डी। लेकिन देखिए कि इतना क्लियर कट कहीं नहीं लिखा है। ये देखिए क्या लिखा है, एस पैटरसन ने पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायुमंडल को 5 लंबवत मंडलों में विभाजित किया। जो 5 पहले प्रश्न है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल। अब आइए अगला, क्षोभ मंडल की सर्वाधिक विशेषता यह है कि यहाँ बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड के दर से तापमान में कमी होती है। तो ये नहीं होगा, पहला नहीं होगा। दूसरा देखिए तो समताप मंडल पर कितना अच्छा लिखा गया है, ये सविंदर सिंह के पेज नंबर 347। स्ट्रेटोस्फीयर समतापी है, अर्थात ऊंचाई के साथ तापमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ये कुछ विद्वानों का मानना है, और कुछ विद्वानों का मानना है कि ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, और यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई जो इस मंडल की ऊपरी सीमा है पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। देख लीजिए, ऊंचाई के साथ तापमान स्ट्रेटोस्फीयर में भी बढ़ता है। मध्य मंडल से ऊपर वायुमंडल के भाग को ताप मंडल कहते हैं, जिसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से बढ़ता है। पेज नंबर 348, आंसर हो गया डी। इतना क्लियर कट किसी किताब में नहीं लिखा है। अब आइए दोस्तों, गुणवत्ता अगर चाहिए तो विश्वास एजुकेशन, भीड़ चाहिए तो कहीं और चले जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन गुणवत्ता अगर चाहिए तो क्वालिटी के लिए एक ही नाम है पूरे गुजरात में, विश्वास लर्निंग। धोरण 12 પછી શું? रजिस्ट्रेशन फर्जियात, फ्री सेमिनार अहमदाबाद 27 अप्रैल सवारे 10 कलाके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें जा करके अगर आप ये सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक को क्लिक करिए और उस लिंक के साथ अपना मोबाइल नंबर वगैरह जोड़ दीजिए, मैं आपको संपर्क करके रजिस्टर्ड कर लूँगा। अगर आप उस गूगल फॉर्म पे नहीं जाना चाहते हैं तो 9428804128 इस पर आप संपर्क करिए, या 7043771326 पर संपर्क करिए। हमारा पता है 410 रत्ना बिजनेस स्क्वायर, अपोजिट HK कॉलेज, आश्रम रोड, अहमदाबाद।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 80। देखिएगा, अब यहां से एनसीईआरटी की शुरुआत हो गई। अब तो एकदम लाइन बाय लाइन मिलेगा। नीचे ना विधानो ध्यान लो। 1, उपसौરની સ્થિતિમાં પૃથ્વીને અપસૌરની સરખામણીએ વધુ સૂર્યાઘાત પ્રાપ્ત થાય છે। અપસૌર અને ઉપસૌરની સ્થિતિમાં સૂર્યાઘાતની ભિન્નતાના કારણે પૃથ્વીના દૈનિક હવામાન પર વ્યાપક અસર પડે છે। दूसरा गलत है। तो देखिए कई विधान साचू છે। तो इसका वैसे तो आंसर ए हो रहा है। ये भौतिक भूगोल के सिद्धांत कक्षा 11 एनसीईआरटी के पेज नंबर 80 में है। देखिए क्या लिखा है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को एपीहीलियन या अपसौर कहते हैं। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है। इस स्थिति को उपसौर और अपसौर ये पेरीहिलियन कहते हैं। अब लीजिए आपका प्रश्न। इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यातप 3 जनवरी का मतलब क्या हुआ? अपसौर को उपसौर की अपेक्षा अधिक होता है। देख लीजिए 4 जुलाई को क्या है, तो 3 जनवरी को क्या कहते हैं, उपसौर है, और 4 जुलाई को अपसौर है। तो उपसौर को अपसौर की अपेक्षा अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अभी देखिए नीचे, देखिए क्या लिखा है। सूर्यातप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ये है दोस्तों एनसीईआरटी का ताकत। और एनसीईआरटी को पूरे भारत में, गुजरात नहीं पूरे भारत में लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला एक ही शख्स है, रजनीश सिंह तोमर। 1000 घंटे पढ़ाए हैं। आप विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ जो कोर्स है एनसीईआरटी मात्र 3999 में है। पढ़िए और दोबारा ऐसी गलती ना हो। मैं ये पूरा लाइन पढ़ाया हूँ उस वीडियो में। अब आइए दोस्तों 81 में। વિષુવવૃત્તની નજીક ઉષ્ણકટિબંધીય ચક્રવાત સર્જાતા નથી, નીચેમાંથી તેનું મુખ્ય કારણ છે। કોરિયાલિસ બળ શૂન્ય હોય છે, ગુરુત્વાકર્ષણ ખેંચાણ મૂલ્ય સૌથી ઓછું હોય છે, પવન દાબ રેખાઓને કાટખૂણે બહે છે। देखिए आंसर पर नहीं जाइए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं। बृहद समुद्री सतह जहां 27 डिग्री से अधिक सेल्सियस होता है और कोरियालिस बल होता है। तो कोरियालिस बल 0 डिग्री पर शून्य होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब आइए 81 के बाद वाला 82। देखिए कैसे एनसीईआरटी का पूरा लाइन है। नीचे नामाथी कया स्थानिक पवनो दिवसे वाय छे। जमीन लहर, दरियाई लहर, खीन लहर, अवरोही उतरता पवनों। देखिए जरा एनसीईआरटी में क्या है आंसर। स्थल और समुद्री समीर। क्या हुआ? जमीन लहर, दरियाई लहर। देखिए क्या कह रहा है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती हैं और निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पवनें समुद्र से स्थल की तरफ समुद्री समीर के रूप में चलती, यानी दरियाई लहर। रात में क्या होता है, इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है और स्थल समुद्र की अपेक्षा ठंडा होता है। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थलीय समीर रात में चलती है। ये भौतिक भूगोल के सिद्धांत कक्षा 11 के एनसीईआरटी
पेज नंबर 94 में जाइएगा। अब आइए पर्वत और घाटी पवन। दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म हो जाते हैं और वायु ढाल के साथ साथ ऊपर उठती है, और इस स्थान को भरने के लिए वायु घाटी से बहती है। इन पवनों को घाटी समीर कहते हैं, यानी दिन में चलता है घाटी समीर। और रात्रि के समय पर्वतीय ढाल ठंड हो जाते हैं और सघन वायु घाटी में नीचे उतरती है, जिसमें पर्वतीय पवनें कहते हैं। आप इसके इंग्लिश वाले पेपर में जाइए, देखिए लिखा है कैटाबेटिक पवन। इन पवनों को अवरोही पवन कहते हैं। भौतिक भूगोल के सिद्धांत कक्षा 11 एनसीईआरटी पेज नंबर 94 का ये जो है से क्वेश्चन लिया गया है। अब आइए दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन। नीचे ना विधानो ध्यान लो, विभिन्न प्रकारनी वायु राशियों ना मध्य सीमा क्षेत्र ने वाताग्र कहे छे। वाताग्र फक्त मध्य अक्षांशों माज उत्पन्न थाय छे। जरा देख लीजिएगा इसका कितना बेहतरीन ढंग से दिया है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, यहाँ देखिए नंबर है कट गया है। ये मैं क्वेश्चन के रूप में भी जो एनसीईआरटी क्वेश्चन बुक निकाला हूँ उसमें भी ये हमने दिया था। जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं तो उनके मध्य के सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। देखिए तो विभिन्न प्रकारनी वायु राशियों ना मध्य सीमा क्षेत्र ने वाताग्र, एकदम लाइन है, ऐसा कोई किताब नहीं मिला पाएगा। और इसीलिए कह रहे हैं कि आप विश्वास लर्निंग का कम से कम एनसीईआरटी वाला कोर्स जो है ऑनलाइन करके देखिए, 6 महीने में आपको बदलाव दिखाई देगा। अब आइए उसके बाद आपको दिखाते हैं वाताग्र के बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहते हैं। ये सब बाद में। ये लाइन भौतिक भूगोल के सिद्धांत कक्षा 11 एनसीईआरटी के पेज नंबर 95 में है। अब दूसरा लाइन देखिए तो यहाँ जो कि पेज नंबर 95 में ही है, ये लीजिए। वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं और तीव्र वायु दाब का तापमान प्रवणता इसकी विशेषता है। देख लीजिए, यही क्वेश्चन था आपका कि वाताग्र फक्त मध्य अक्षांशों में उत्पन्न था। मैं बार बार जब से सिलेबस चेंज हुआ है मैं छात्रों को यही कह रहा हूँ, एनसीईआरटी दबा के पढ़िए, लेकिन उस टीचर से दूर रहिए जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना के आपको पढ़ा रहा है। अब समय आ गया है नकली एनसीईआरटी और असली एनसीईआरटी पढ़ाने वाले टीचरों को पहचानना। और असली एनसीईआरटी पढ़ाने वाला पूरे भारत में एक ही टीचर है, रजनीश सिंह तोमर। और आप विश्वास लर्निंग ऐप पर जा करके उस एनसीईआरटी को मात्र 3999 में परचेज करके और आप इस तरह से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन खुद अगले पेपर में देख सकते हैं। 1 साल का वैलिडिटी है। आइए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात विषय नीचे ना विधानो ध्यान लो। आ चक्रवात फक्त समुद्रों में उत्पन्न थाय छे। आ चक्रवात समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातनी सरखामणीए વધુ विनाशकारी होय छे અને आ चक्रवात पूर्व थी पश्चिम तरफ बहे छे। देखिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, लेकिन मैं पहले आपको लाइन मिला दूं। देखिए ये लाइन भौतिक भूगोल के सिद्धांत कक्षा 11 एनसीईआरटी पेज नंबर 96 से लिया गया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान हैं जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है। देख लीजिए आपका लाइन क्या था, यही था ना कि आ चक्रवात फक्त समुद्रों में उत्पन्न थाय छे। दूसरा लाइन, जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की ओर गतिमान होते हैं। ये नहीं कह रहा है कि पूरब से पश्चिम होते हैं। तट अगर पूरब होगा तो वहाँ वो पश्चिम से पूरब बहेगा, और तट अगर पश्चिम होगा तो वहाँ वो पूरब से पश्चिम बहेगा। फिर देखिए क्या लिखता है, ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश और अत्यधिक वर्षा कराते हैं। देख लीजिए तीनों लाइन इसके अंदर आ गया। अब देखिए कोपेन वाला सवाल कैसे एनसीईआरटी के एकदम डायरेक्ट लाइन से उठाया है दोस्तों।
कोपेन समूह ए प्रकारनी आबोहवा विશે નીચેના વિધાનો ધ્યાન લો। આ પ્રકારની આબોહવા કર્કવૃત અને મકરવૃતની વચ્ચે જોવા મળે છે। અહીંની આબોહવા ગરમ અને ભેજવાળી રહે છે। અહીં વાર્ષિક તાપાંતર પણ વધુ હોય છે। देखिए ये रहा लाइन भौतिक भूगोल के सिद्धांत कक्षा 11 एनसीईआरटी पेज नंबर 102। देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। समूह ए उष्णकटिबंधीय जलवायु। पहला लाइन ओके। अब आइए दूसरा लाइन, ये देखिए यहाँ की जलवायु उष्ण और आर्द्र रहती है। ये देखिए दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है। आईनी आबोहवा गरम और भेज वाली हो। तीसरा गलत है। देखिए तीसरा लाइन इसमें क्या लिखा है। तीसरा लाइन है यहाँ वार्षिक तापांतर बहुत कम और वर्षा बहुत अधिक होती है। वार्षिक तापांतर कम होती है। अब आइए दोस्तों अगला सवाल। अगर आप वर्ष 2026 के लिए जीपीएससी की ऑथेंटिक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और जो मेंस का सिलेबस दिया गया है उसको एकदम बारीक से समझना चाहते हैं तो जीपीएससी वर्ग 1B नवी परीक्षा पद्धति मुजब फ्री सेमिनार 27 अप्रैल सांझे 5 कलाके। रजिस्ट्रेशन फर्जियात। डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, आप वहाँ नाम और मोबाइल नंबर भरिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको सेमिनार में एंट्री मिल जाएगा। अगर वहाँ नहीं करना चाहते हैं तो 9428804128 पर आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। 7043771326 पर कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। अब आइए 86। देखिए किस प्रकार से ये एकदम डायरेक्ट है एनसीईआरटी का लाइन। वातावरण મહાસાગરો અને ભૂમિખંડોની વચ્ચે પાણીનું સતત આદાન પ્રદાન નીચેનામાંથી કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા થાય છે? वाष्पीभवन, वाष्पोत्सर्जन, घनीभवन, आर्द्रता। देखिए दोस्तों कैसे एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है। देखिए ये भौतिक भूगोल के सिद्धांत कक्षा 11 एनसीईआरटी का पेज नंबर 99 से लिया गया है। देखिए क्या लिखा है। देखिए वायुमंडल, महासागर, देखिए खाली लाइन दिखाते हैं, और महाद्वीप के बीच वायुमंडल, वातावरण, महासागर अने महाद्वीप यानी भूमिखंडोनी बच्चे। देखिए एकदम सेम लाइन गुजराती अनुवाद किया है। वायुमंडल, महासागर और महाद्वीप के बीच जल का लगातार आदान प्रदान। देख लीजिए वाष्पीकरण, तो यहाँ पहला है वाष्पीभवन। दूसरा वाष्पोत्सर्जन, तो यहाँ दूसरा दिया है वाष्पोत्सर्जन। तीसरा संघनन, देखिए तीसरा संघनन, तो तीसरा दिया है घनीभवन। और आर्द्रता नहीं, वर्षा की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो ये चौथा नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सी। देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह से एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पूछा। मैं हमेशा कह रहा हूं दोस्तों, आप YouTube के उन टीचरों के माया जाल से बाहर निकलिए जो आपको चुटकुला कहानी सुना के आपका कैरियर बर्बाद कर रहा है। एक बार आप, क्योंकि मैं कभी भी 50 लड़के से ज़्यादा ऑफलाइन पढ़ाता ही नहीं हूँ, उसमें गुणवत्ता प्रभावित होता है। एक बार आप अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो अहमदाबाद में आकर के तोमर सर से कर लीजिए, देखिए सफलता आपको कदम चूमेगा। अगर आप ऑनलाइन में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए। 1000 घंटे का मेरा एनसीईआरटी का क्लास है, बस आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इतना सस्ता कि 3999 में 1 साल। अब आइए नीचे ना विधानों ध्यान लो। देखिए कैसे ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन है। जो तापमाने वाष्पीभवन शुरू थाय छे
તે वाष्पीभवनની गुप्त गर्मी कहे छे। अब मैं 1 to 1 लाइन मिलाता हूं तब आपको मजा आएगा। ये देखिए, जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहा जाता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, जो तापमाने वाष्पीभवन शुरू थाय छे तेने वाष्पीभवननी गुप्त गर्मी कहे छे। ये भौतिक भूगोल के सिद्धांत कक्षा 11 एनसीईआरटी का पेज नंबर 99 है। ये 87 क्वेश्चन का आंसर डी है दोस्तों। बहुत लोग गलत आंसर दिया है। फिर देखिए क्या कहता है दूसरा लाइन, हवाना तापमान में वृद्धि साथे पानी ने वराल बनावવાની क्षमता घटे छे। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने और धारण करने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। और अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट, हवानी तीव्र गति जेटली तीव्र होए वाष्पीभवनपन एटलूज तीव्र हसे। ये देखिए कैसा लाइन लिखा है, हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। मिलाइए एक बार जरा फिर से गुजराती में, पहले हिंदी। हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। हवानी तीव्र गति जेटली तीव्र होए वाष्पीभवनपन एटलूज तीव्र हसे। कैसा लाइन चाहिए आपको ये बताइए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नकली एनसीईआरटी कोर्स से बाहर निकलिए और तोमर सर के इस असली एनसीईआरटी कोर्स में आइए, जिनको एक एक पन्ना नहीं, हर पन्ने का एक एक लाइन पता है, क्योंकि 1000 घंटे मैंने अकेले ही पढ़ाया है पूरा एनसीईआरटी। अब आइए दोस्तों, दुनिया में देखिएगा ये भी कैसे मिलेगा लाइन बाय लाइन। दुनिया में वरसाद ना वितरण विषय नीचे ना विधानो ध्यान दो। पहला, खंडीय जमीन भागोनी सरखामनीय महासागरों ऊपर बधु बरसात थाय छे। देखिए यहाँ पहले हम लोग मिलाते हैं लाइन। ये देखिए, विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। ये भौतिक भूगोल के सिद्धांत कक्षा 11 एनसीईआरटी का पेज नंबर 102 है। फिर देखिए, विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। यहाँ क्या दिया, खंडीय जमीन भागोनी सरखामनीय महासागरों ऊपर बधु बरसात थाय छे। अब आइए दूसरा स्टेटमेंट, विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, विषुवत वृत्त थी 25 थी 40 डिग्री उत्तर અને दक्षिण अक्षांशों वच्चे पूर्व किनारा पर खूब बधु बरसात थाय छे। गलत हो गया, देखते जाइए। विषुवत वृत्त थी 25 डिग्री थी 40 डिग्री उत्तर અને दक्षिण अक्षांशनी वच्चे पूर्व किनारा पर खूब बरसात थाय छे। विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है। मैं कभी भी 2 साल मेरे एनसीईआरटी कोर्स के हो गए, कभी भी मैं आकर के इस तरह से वकालत नहीं किया, क्योंकि मैं अब उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गया हूं जहां मुझे रिजल्ट प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि मैं पहले ही बहुत रिजल्ट दे चुका हूं। तोमर सर इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं छापे हैं कभी, उसी लड़के का छापे हैं जो पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों पढ़ा है। तो अब हमें उसकी आवश्यकता नहीं होती है। अहमदाबाद में एकदम बिना एडवर्टीजमेंट के 50 लड़के का बैच हमेशा चलाते हैं। जो मुझे पुराने जान रहे हैं उनके ही बच्चे भाई बहन को पढ़ाता हूं, या जो हमें खोजते हुए मेरे पास आ जाता है। आप जब मेरे पास आ जाएंगे तब आप मेरे हो जाएंगे और मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। तो आप अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो 27 तारीख को एक जीपीएससी का शाम को 5 बजे इंटरव्यू ये सेमिनार है और 28 से मेरी क्लास शुरू है। अब आइए आगे। 89 नीचे माथी कया परिवलो महासागरी जलनी क्षारतानो असर करे छे। देखिएगा कैसे क्वेश्चन मिलेगा। वाष्पीभवन અને વરસાદ, નદીઓ,
मैंग्रोव वनस्पति, महासागरीय प्रवाहो। देखिए जरा कैसे ये आंसर मिलता है। ये लाइन भौतिक भूगोल के सिद्धांत कक्षा 11 एनसीईआरटी के पेज नंबर 119 से है। देखिए, महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है। देख लीजिए, वाष्पीभवन अने बरसात। दूसरा देखिए, तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने पिघलने की क्रिया से प्रभावित होती है, नदियों। अब आइए तीसरा, पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर स्थानांतरित, ये नहीं दिया है ऑप्शन, लेकिन अगला दिया है, महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करती हैं, मैंग्रोव नहीं लिखा है। अब आइए अगला क्वेश्चन 90, नीचे ना विधानो ध्यान लो। महासागरीय जलमा गतिशीलता फक्त बाह्य बलनी असरथी पैदा थाय छे। देखिए कैसे लाइन मिला है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। महासागरीय जलमा गतिशीलता फक्त बाह्य बलनी असरथी पैदा थाय छे। देखिए जरा यहां क्या लिखा है, महासागरीय जल स्थिर ना होकर गतिमान है, इसकी भौतिक विशेषता तापमान, खारापन, घनत्व ये भी जिम्मेदार है, और बाह्य बल अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। यानी महासागरीय जल को गति दो कारणों से होता है, एक उसकी भौतिक विशेषता और दूसरा उसका बाह्य बल। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया कि फक्त बाह्य बल लिखा हुआ। ऐसा कौन सा किताब जो है, आप जरा सोचिएगा, इतना तुर्रम खान गुजरात में आया, 4 कलर में किताब, 300 पेज में किताब, आज वो बुक चोपड़ी शू काम आया। अरे लाइन तो एनसीईआरटी से ही है जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है, जरा सोच के देखिए। टीचर क्लास में कीदू हतु, शू कीदू हतु भाई, पूरा लाइन मिला के दिखाओ। वह औकात केवल भूगोल में 3 ही किताब को है, एक सविंदर सिंह, एनसीईआरटी, और नहीं तो खुल्लर, बाकी किसी को नहीं है। और मैं इसीलिए अपने क्लास में यही 3 बुक पढ़ाता हूं, बाकी कोई किताब नहीं पढ़ाता हूं। दूसरा देखिए, महासागरीय जलमा क्षितिज અને ऊर्ध्वाधर બંને प्रकारनी गतियों होय छे। देख लीजिए, महासागरीय जल में क्षितिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। कैसा लाइन चाहिए आपको जो मिले, देखिए तो, महासागरीय जल में क्षितिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती है। महासागरीय जल में क्षितिज और ऊर्ध्वाधर બંને प्रकारनी गतियों होय छे। कैसा लाइन चाहिए? ये एनसीईआरटी के भौतिक भूगोल के सिद्धांत शीर्षक में कक्षा 11 में पेज नंबर 123 में जाके देखिएगा, ये लाइन है। अब आइए, यो क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, आपको बताएंगे तो आप मैंने शंका में आ जाएंगे। भारत ना कया राज्यों 3 बाजुए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं थी घेरायेला छे। इसका आंसर ये एनसीईआरटी के है, देखिए इसी फोटो में है। तो ये देखिए यहाँ असम का ये दोनों डॉट आके सटता है। आप अगर देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। देखिए आसाम का ये देखिए यहाँ पर ये दोनों डॉट सटता है। सिक्किम 3 तरफ से है और त्रिपुरा 3 तरफ से है। तो आप अगर ये ऐसे देखेंगे तब पता चलेगा कि एनसीईआरटी का मैप कितना गंभीर है। अब आइए अगला, भारत का भूगोल पर अब आ गए। इतना क्वेश्चन खाली फिजिकल से था। नीचे ना विधानो ध्यान लो। हिमालय पर्वतमाला नो विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलुज नदी थी, मांडी ब्रह्मपुत्रा नदी सुधी छे। ये देखिए, पहले यहाँ आपको मिला दें, यहाँ पर देखिए जरा। सबसे पहले ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक फैली हुई है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? सतलज नदी थी, ब्रह्मपुत्रा नदी सुधी फैलायला छे। ठीक है। अब आइए अगला, क्या कहता है? ये
इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल में 150 किलोमीटर। पहड़ाई पश्चिम थी पूर्व तरफ घटती जाए छे, देख लीजिए यहाँ 400 यहाँ 150। और उसके बाद तीसरा लाइन देखिए कैसे एकदम डायरेक्ट मिला है। हिमालय पर्वतमालाना पश्चिम भागनी ऊंचाई में पूर्व भागनी सरखामनीओए बधु विविधता जोवा मळे छे। देखिए यही लाइन ही है, पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। एनसीईआरटी में ये समकालीन भारत भाग 1 कक्षा 9 एनसीईआरटी पेज नंबर 8 और 10 में है। देखिए सतलज वाला भी आंसर सही हो सकता है। ये देखिए सतलज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब के नाम से जानते हैं, तो यहां से भी आप इसको देख सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन, देखिए लाइन कैसे डायरेक्ट एनसीईआरटी से। गंगा नदी ना तंत्र विषय नीचे ना विधानो ध्यान लो। गंगा नदी हरिद्वार ની પાસે पर्वतीय भागने छोड़ीने मैदानी भाग में प्रवेश करे छे। जरा ये लाइन बहुत कॉमन है लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में। अब सुनिए, हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती। अब कैसा लाइन चाहिए? अब आइए दोस्तों यहाँ देखिए अगला, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद माथी निकली ने गंगा ना जमुना किनारे थी समानांतर बहे छे। देखिए यहाँ से यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में मिल जाती है। कुछ है लाइन में फिर, ये समकालीन भारत भाग 1 कक्षा 9 एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 में है। अब दोस्तों गुजरात में अगर आईएएस का तैयारी कोई करा सकता है तो वो अकेला हैंड है रजनीश सिंह तोमर और विश्वास लर्निंग। अगर आप आईएएस का पूरा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो फ्री सेमिनार अहमदाबाद में 27 अप्रैल सुबह 9-10 बजे रखा गया है। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, नहीं तो 9428804128 पर संपर्क करिए या 7043771326 पर। और 28 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है आईएएस का। अब आइए जरा ये पश्चिमी विक्षोभ वाला देखिए कैसे लाइन डायरेक्ट है। पश्चिमी विक्षोभ विषय नीचे ना विधानो ध्यान लो। पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन समुद्र में उत्पन्न थाय छे अने भारत में तेनो प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा थाय छे। ये देखिए, ये रहा आपका सवाल। ये समकालीन भारत भाग 1 कक्षा 9 एनसीईआरटी पेज नंबर 28। ये देखिए, सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाला पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। और ये देखिए यहाँ पर जो ये कहा गया है निचला लाइन कि भारत में तेनो प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा थाय छे। देखिए वही लिखा है, पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है, पश्चिमी जेट प्रवाह के कारण होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 96, बेहतरीन सवाल। उष्णकटिबंधीय सतत लीला जंगलों भारत ना कया कया राज्यों में जोवा मळे छे? पश्चिमी घाट ना पूर्व ढाल पर, पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल पे वर्षा कम होती है, ये ध्यान रखिएगा, वो वृष्टि छाया में। अरवल्ली पर्वत हारमाला पर, उत्तर पूर्व क्षेत्रनी पहाड़ियों पर। जरा देखिए, ये समकालीन भारत भाग 1 कक्षा 9 एनसीईआरटी पेज नंबर 45। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र यानी पश्चिम वाला ढाल पर, अंडमान लक्षद्वीप द्वीप समूहों पर, असम के ऊपरी भाग और तमिलनाडु के तट तक सीमित है। देख लीजिए आपका आंसर मिल गया, असम आ गया यानी उत्तर पूर्व आ जाएगा। अब 97, लाल जमीन विषय नीचे ना विधानो ध्यान लो।
લાલ જમીનનો વિકાસ એ વિસ્તારમાં થયો જ્યાં પાસાદાર અગ્નિકૃત ખડગો જોવા મળે છે અને લાલ જમીન जलयुक्त થવાથી पीली જોવા મળે છે। देखिए कैसे बेहतरीन जो है आपको इसका आंसर दिखेगा। ये समकालीन भारत भाग 2 अबरी कक्षा 10 में पेज नंबर 10 में है। देखिए क्या लिखा है, लाल मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुआ। देखिए पहला लाइन, विकास અને વિસ્તાર જ્યાં પાસાદાર અગ્નિકૃત ખડકો જોવા મળે थे, लव रवेदार, देख रहे हैं। और दूसरा क्या कहता है, लाल जमीन जलयुक्त थवाथी पीली जोवा મળે છે। देखिए इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। कैसा मिल रहा है, देख रहे हैं। मतलब एक तरफ 800 पन्ना का किताब लिख करके आपको भरमाने वाला प्रकाशन जिससे 10 गो प्रश्न नहीं लड़ा, एक तरफ पतली सी एनसीईआरटी और एक सविंदर सिंह, क्या देख रहे हैं 31 में 29 क्वेश्चन जो है इस एक किताब से है, 2 किताब से। चलिए अब आगे, ये भी देखिए मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ। मैं एक टीचर का देख रहा था, 2 जगह जोड़ पोड़ के मैंने पुछड़ी पकड़ के बता रहा था कि ये देखो हमारे में से आया है। भाई नई जानकारी है तो मैं तो इन टीचरों को कह रहा हूँ कि मेरा एनसीईआरटी खरीद के पढ़ लो, तुम्हारा ज्ञान वर्धन हो जाएगा और उससे गुजरात का विकास होगा कि उसके बाद जब पढ़ाओगे ना तो गुजरात के लड़कों को सही चीज़ पढ़ाओगे। ભારતનો દ્વીપકલ્પીય ખંડ મુખ્યतः કયા ખડકોથી બનેલો છે? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, थनीस, रेताल पत्थर। नीस है वो मिस्टेक है। देखिए जरा मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या लिखा, द्वीपकल्पीय खडको कयाथी बनिया छे। देखिए सबसे पहले आप समकालीन भारत भाग 1 कक्षा 9 एनसीईआरटी के 12 नंबर पेज पर आइए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता है यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा जिसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। अब आइए लाइन देखिए, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है इसलिए इसके शैल आग्नेय है। तो पहले जाने आग्नेय, अभी ग्रेनाइट और बेसाल्ट नहीं आया। ये देखिए यहाँ दूसरा लाइन, जब आप भौतिक भूगोल के सिद्धांत कक्षा 11 में एनसीईआरटी का पेज नंबर 44 पढ़िए तो देखिए ग्रेनाइट, ग्रेबो, पैगमाटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया, टफ आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट 2 लाइन मिलाइए, आंसर है आपके पास। अब आइए दोस्तों 99, मज़ेदार सवाल एकदम लाइन बाय लाइन मिला है। तो भारत उच्च कोटिना लौहयुक्त लौह अयस्कमा समृद्ध है। देखिए जरा यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये प्रश्न समकालीन भारत भाग 2 कक्षा 10 एनसीईआरटी के पेज नंबर 56। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। देखिए गुजराती में क्या लिखा है, भारत उच्च कोटिना लौहयुक्त लौह अयस्क में समृद्ध है। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में समृद्ध है। अब कैसा लाइन चाहिए। और दूसरा ये देखिए, हेमाटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है। देखिए हेमाटाइट सौथी વધુ महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क છે જેનો વધુ પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે। सारे पंडितों को तोमर सर ने आज करारा जवाब दे दिया है। मैं जो रास्ता बता रहा हूँ वह थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जब आप परीक्षा में जाइएगा तो 30 में 30 प्रश्न आपके कॉपी से लड़ेगा, इसकी गारंटी है। तो देख लीजिए, फिर से बोल जाते हैं, हेमाटाइट सौथी વધુ महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क છે જેનો વધુ પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે। देखिए हिंदी, हेमाटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है। मतलब ट्रांसलेटर सीधा एनसीईआरटी पकड़ के जो है लाइन ट्रांसलेट कर दिया है। अब जरा बताइए, कई लोग कह रहे हैं कि पेपर कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल कहाँ है भाई, फैक्चुअल है, सीधा लाइन उठा के दिया है। कंसेप्चुअल होता है तो ये लाइन पर हम आपको कंसेप्ट कुछ समझाते, क्या समझाएं, लाइन है वही उठा के रख दिया है वहाँ पे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 100।
ભારતમાં સૌથી જૂનું જાણીતું ભાષા કુલ કયું છે? इंडो आर्यन, द्रविडियन, एस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बतो जर्मन। ये वाला चार्ट देखिएगा, ऑस्ट्रो एशियाई इसमें जो है आपको दिखेगा सबसे पुराना। इंडो आर्य यहाँ देखिए ये दिया है पूरा उसके बारे में। अब आइए ये क्वेश्चन, ये तो और मज़ेदार है। 121 देखिए एकदम कैसे डायरेक्ट लाइन फंसेगा। पृथ्वी एक ग्रह छे तथा ते पोतानो प्रकाश अने उष्मा सूर्यथी मेळवे छे। देखिए यहाँ पे पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश और उष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। ये देखिए पृथ्वी हमारा आवास, कक्षा 6 छठा कक्षा से सवाल पूछा है, पेज नंबर एनसीईआरटी का 2। दूसरे पेज में पृथ्वी, अगर ये हम हटा दें तो पृथ्वी एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश और उष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। पृथ्वी एक ग्रह छे तथा ते पोतानो प्रकाश ने उष्मा सूर्यथी मेळवे छे। अब देखिए तो पृथ्वी सूर्यथी चौथो ग्रह अने कदमां त्रीजो मोटो ग्रह छे। देखिएगा यहाँ पर हम आपको पूरा लाइन दिखाते हैं। ये रहा, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का, ये पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो दूरी से तीसरा, आकार में 5वां, यहाँ क्या कह रहा है, दूरी में चौथा, कद में तीसरा। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, इसीलिए देखिए आंसर है ए। अब आइए आगे पढ़ें। दक्षिण अयनांत विषय नीचे ना विधानो ध्यान लो। दक्षिण ध्रुव सूर्य तरफ झुकेल छे। देखिए मैं पहले ये लाइन दिखा दूं। ये देखिए ये रहा दक्षिण। देखिए 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। और देखिए इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, सूर्य ना किरणों मकर वृत्त पर सीधा पड़े छे। अभी तो पढ़े कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। तीसरा, दक्षिण गोलार्ध पर टूंका दिवस ने लंबी रात वाली ऋतु होई छे। देखिए क्या लिखा है, दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन, टूंका दिन नहीं, और टूंकी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी हमारा आवास छठा क्लास से, एनसीईआरटी पेज नंबर 21। फिर कह रहे हैं कि मैं जो एनसीईआरटी पढ़ाया हूँ उसमें मैंने लाइन काट के और टाइप करा के नहीं पढ़ाया हूँ। आपको मेरा क्लास करने के लिए सामने एनसीईआरटी लेकर बैठना पड़ेगा, और मैं यहाँ लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ तो आपको वहाँ से बैठ के नोट्स बनाना होगा, और तब आप ऐसे 30 में 29 सवाल पकड़ पाएंगे। अभी जस्ट STI आ रहा है, इसलिए आपको हम अपील कर रहे हैं कि आप हमारा विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिएगा, और वहाँ NCERT 6 से 12 कह के कोर्स है, उसको जो है आप सब्सक्राइब करिए। मात्र 3,999 में 1 साल के लिए होगा। हो सकता है 1.5 साल लिखा हो, देख लीजिएगा, हम वो सब पे ध्यान नहीं देते। अब आइए, ये है हमारा प्रीलिम्स का कोर्स, प्रारंभिक परीक्षा का ये कोर्स है विश्वास लर्निंग ऐप पर। आप अगर इसमें से पॉलिटी के प्रश्न को निकालिएगा ना, सब एको गो नहीं छूटेगा। इसमें सामान्य विज्ञान NCERT वाला ही 6 से 10 है, कला संस्कृति NCERT वाला ही 11-12 है, पर्यावरण बिल्कुल नया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो मटेरियल है वो पढ़ाए हैं, इतिहास जस्ट अभी पढ़ा रहे हैं, भूगोल में हमने भौतिक भूगोल सविंदर सिंह से पढ़ाया है लाइन बाय लाइन, और क्या कहते हैं खुल्लर से हमने भारत का भूगोल। राज व्यवस्था मज़ेदार है एकदम, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ाएं, एक प्रश्न इधर उधर नहीं। और अर्थव्यवस्था जस्ट अभी लाल एंड लाल से शुरू करने जा रहे हैं, और विज्ञान प्रौद्योगिकी। फीस है 7,999, 1.5 साल का आपको मिलेगा।
ये 2 कोर्स आपके लिए इतना मज़ेदार है कि अगर आप इस कोर्स को पूरा कर लेते हैं तो प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। मैथ रीजनिंग बिना आए भी नहीं रुकेगा। अब आइए 123। नीचे ना माथी ऋतुओं में परिवर्तन ना कारणों विशेष साचो विकल्प पसंद करो। पहला, सूर्यनी चारे बाजू पृथ्वीना स्थानमा परिवर्तन, पृथ्वीનું પોતાની ધરી પર ભ્રમણ, चंद्रનું पृथ्वीनी चारे बाजू स्थिर कक्षा में परिभ्रमण, उपरोक्त तमाम। देखिए आपको कैसे मजा आएगा। ये पृथ्वी हमारा आवास कक्षा 6 एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 में भी है और यही भौतिक भूगोल के सिद्धांत कक्षा 11 एनसीईआरटी के पेज नंबर 26 में है। तो जहाँ सबसे इजी है वो ये छठा वाला है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात, अब परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्यना चारे बाजू पृथ्वीना स्थान में परिवर्तन थी थाय छे। देख लीजिए, ये आपको लाइन दिख गया। अब नीचे ना विधानों ध्यान लो, बेहतरीन लाइन मिलाएंगे। पृथ्वी ना ऊपर ना अस्तर ने पोपड़ो कहे छे अने ते सौथी पातळू अस्तर छे। महासागर ना पोपड़ानी जाड़ाई खंडीय पोपड़ा थी बधु थाय छे। देखिए, ये भौतिक भूगोल के सिद्धांत कक्षा 11 एनसीईआरटी का 26 नंबर पेज। देखिए, यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। कौन? पोपड़ा। मिल गया पहला। और दूसरा देखिए, महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों में इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर और महाद्वीपों में 30 किलोमीटर है। दूसरा लाइन भी देखिए आपके पास है। अब आइए 125। जे पर्वतों पर हमेशा जामी रहनार बर्फाच्छादित नदियों होय छे तेने हिम नदी कहे छे। और पर्वतोनी एक रेखाक्रम में गोठवन होय तेने हारमाला कहवाय छे। पृथ्वी हमारा आवास कक्षा 6 का सवाल है, पेज नंबर 42। देखिए क्या लिखा है ये। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उन्हें हिमानी कहते हैं। देखिए फिर, जे पर्वतों पर हमेशा जामी रहनार बर्फाच्छादित नदियों होय छे तेने हिम नदी कहे छे। देख लीजिए फिर से, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहते हैं। और ये देखिए, पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। देखिए जरा सा, पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित रह सकते हैं। ये देखिए, पर्वतोनी एक रेखा क्रम में गोठवन होय तेने श्रृंखला का गुजराती हुआ हारमाला कहवामा आवे छे। सेम लाइन, पृथ्वी हमारा आवास कक्षा 6 42 नंबर पे। तो आज आपको हम 31 प्रश्न जो है ये भूगोल से पूछा गया, 29 क्वेश्चन आपको मिला दिए, जिसमें 3 प्रश्न जो है सविंदर सिंह से है और 26 प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी से है। अब मैं आपसे यही एक अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि गुजरात का मैंने नमक खाया है। आप अपने कैरियर को मत बिगाड़िए और आप ये देख लिए कि जब भी पेपर इंग्लिश में बनेगा तो पहले अंग्रेजी के किताबों को उठाया जाएगा। एनसीईआरटी अंग्रेजी में था और सविंदर सिंह इसलिए वहाँ से पेपर उठाया। तो मैं आपसे यही विनती कर रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी विश्वास लर्निंग ऐप पर जा कर के और मात्र 3,999 में है, परचेज करिए। और एक हमारा 7,999 का पूरा जीएस का कोर्स है, उसको भी परचेज कर लीजिए। उससे आपका एसटीआई और अगले साल का क्लास 1-2 नहीं रुकेगा। और जो लोग जीपीएससी का सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं तो 27 तारीख को शाम को 5 बजे रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उसमें आप अपना नाम रजिस्टर करा लीजिए। और जो लोग धोरण 12 पछी और आईएएस का सेमिनार सुनना चाहते हैं वो 27 तारीख को सुबह 10 बजे
रजिस्ट्रेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप उसमें करा सकते हैं। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।